हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम आदित्य है। कुछ साल पहले मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मुझे पढ़ाई छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी के लिए जाना पड़ा। वहां मैं सड़क किनारे बैठकर बच्चों के खिलौने बेचा करता था। एक दिन एक नकाब पहनी हुई लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे ऐसी बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने कई दिन उस लड़की के साथ बिताए, लेकिन कभी उसका चेहरा नहीं देखा। वो हमेशा नकाब लगाए रहती थी। मैंने उससे बहुत बार चेहरा दिखाने की जिद की, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। वह कहती थी, जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगी। आखिरकार जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह तो मेरी। कुछ साल पहले हम काफी अमीर थे। मेरे पापा इनकम टैक्स ऑफिसर थे। एक दिन उन्होंने एक बड़े आदमी के घर छापा मारा, जहां बहुत सारा गैर कानूनी पैसा मिला। वह आदमी गिरफ्तार हो गया, लेकिन बदले में उसके बेटे ने हमारे पापा को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हमने पापा को जेल से रिहा कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अमीर लोग पैसे से सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास भी पैसा था, लेकिन उनकी दौलत के सामने कुछ भी नहीं था। मैं उस वक्त मेडिकल की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता था। जब घर की हालत का पता चला तो तुरंत घर आ गया। पापा बहुत ही सादगी पसंद इंसान थे। जेल की यातना झेलते झेलते उन्होंने वहीं आत्महत्या कर ली। उनकी मौत ने हमें तोड़कर रख दिया। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई था और मेरी माँ अब अकेली रह गई थी। पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन उनकी मौत के बाद घर की हालत खराब होती गई। जो थोड़ी बहुत बचत थी वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में खत्म हो गई। मेरी पढ़ाई छूट गई और मुझे कॉलेज छोड़कर घर आना पड़ा। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और बहनों का रो रोकर बुरा हाल था। मेरी तीनों बहनें जवान थीं और उनकी शादी की फिक्र मुझे खाने लगी। लोग हमारे परिवार को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे, जिसकी वजह से रिश्ते भी नहीं जुड़ पा रहे थे। मैंने कभी नौकरी नहीं की थी, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने मेहनत करने का फैसला किया और नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। दूसरे शहर में मैंने एक होटल में वेटर की नौकरी की। दिन में होटल में काम करता और रात में सड़क पर खिलौने बेचता। इस तरह मैंने अपने खर्च निकालकर बाकी पैसे घर भेजना शुरू किया। शहर बड़ा खूबसूरत था, लेकिन यहां भी जिंदगी आसान नहीं थी। त्योहारों पर खिलौने ज्यादा बिक जाते थे, लेकिन बाकी दिन कमाई नाममात्र की होती थी। होटल में भी सिर्फ 3,000-4,000 रुपये महीना मिलता था, क्योंकि वहां पहले से बहुत से वेटर काम कर रहे थे। एक दिन होली का त्योहार था। मैं सड़क किनारे खिलौने बेच रहा था। तभी एक नकाब पहनी हुई लड़की मेरे पास आई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। उसने मुस्कुराते हुए मेरे सारे खिलौने खरीद लिए। मैं बेहद खुश था, क्योंकि पहली बार सारे खिलौने एक ही बार में बिक गए थे। लेकिन तभी मैंने देखा कि वह लड़की एक बड़ी सी कार में बैठी। उसका ड्राइवर दरवाज़ा खोल रहा था। वह किसी अमीर घर की लग रही थी। मेरे मन में सवाल उठा कि इतनी अमीर लड़की मुझसे खिलौने क्यों खरीदने आई थी। वह तो किसी बड़े मॉल से भी खिलौने खरीद सकती थी। जो भी हो, मैं उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि मेरी छुट्टी बेकार नहीं गई थी। छुट्टी के दिन की कमाई ने मेरा 1 हफ्ते का खर्चा निकाल दिया था, लेकिन शायद मेरी खुशियां ज्यादा टिकने वाली नहीं थीं। जब मैं थका हारा अपने कमरे पर पहुंचा तो मकान मालिक मेरे पास आया और बताया कि मेरे घर से फोन आया था। मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इसलिए मैंने घर वालों को मकान मालिक का नंबर दे रखा था। कभी कभी मेरी माँ या बहन मेरा नंबर न लगने पर मकान मालिक को फोन कर लिया करती थीं। घर से फोन की बात सुनकर मैं चिंतित हो गया और मकान मालिक से पूछा, सब ठीक तो है? मकान मालिक ने मुझे कुछ बताए बिना ही फोन नंबर डायल किया और मुझे दे दिया। दूसरी तरफ मेरी बहन की रोती हुई आवाज सुनाई दी। उसे इस हाल में सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं घर का अकेला सहारा था और मुझे डर था
कि कुछ बड़ा अनहोनी न हो गई हो। बहन ने जब बोलना शुरू किया तो उसने एक ऐसी खबर दी जिसने मेरी दुनिया हिला दी। उसने बताया कि माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि माँ को कैंसर हो गया है। बहन ने कहा कि इलाज के लिए 60,000 रुपया चाहिए। यह सुनकर मेरा मन पूरी तरह से टूट गया। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाता? मेरे जैसे लड़के के लिए, जो होटल में वेटर और सड़क किनारे खिलौने बेचकर गुजारा कर रहा था, इतनी बड़ी रकम जुटाना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। लेकिन माँ के इलाज के लिए कुछ भी करने का फैसला मैंने उसी समय कर लिया। मैंने अपने होटल के मालिक से पैसे उधार मांगने की कोशिश की। उन्हें अपनी माँ की बीमारी के बारे में सब बताया, लेकिन उन्होंने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उन्होंने गुस्से में कहा, यहाँ हर कोई अपनी परेशानी लेकर आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ अपना काम करो। मालिक के इस व्यवहार से मेरा दिल टूट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। रात को खिलौने बेचने के लिए बैठा तो वही नकाब वाली लड़की फिर से आई। उसके साथ वही बच्चा था। उसने एक बार फिर सारे खिलौने खरीद लिए। उसने मुझे असल कीमत से ज्यादा पैसे भी दिए। मैं मन ही मन उसे भगवान की तरह मानने लगा था। लेकिन अब मुझे माँ के इलाज के लिए 60,000 रुपया चाहिए थे। खिलौने बेचने से इतनी बड़ी रकम जुटाना असंभव था। कुछ दिनों तक वह लड़की नहीं आई। मैं उसकी राह देखता रहा। जब वह कुछ दिनों बाद फिर आई तो उसने मेरे सारे खिलौने खरीद लिए और इसके साथ ही मुझे एक ऑफर दिया। उसने कहा, तुम मेरे घर काम कर सकते हो। यह सुनकर मैं चौंक गया। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। वह नकाब के अंदर से शायद मुस्कुरा रही थी। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्या आप सच में मुझे नौकरी देना चाहती हैं? मैं तो एक मामूली खिलौने बेचने वाला हूं। मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है। आप मुझसे क्या काम करवाना चाहती हैं? उसने कहा, तुम्हें हर महीने 25,000 रुपया मिलेंगे। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस जो मैं कहूंगी वो करना होगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान था। यह रकम मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या सच में आप मुझे हर महीने 25,000 रुपया देंगी? वह लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ, मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार इंसान की जरूरत है। तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम सही इंसान हो। नौकरी के बाद भी तुम सड़क किनारे बैठकर बच्चों के खिलौने बेचते हो। ये तुम्हारे जुझारूपन को दिखाता है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कर दूंगी और तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि 25,000 रुपया महीना बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मन में डर भी था कि कहीं यह गैर कानूनी काम तो नहीं। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, मैं मेहनती हूं पर कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। मुझे अपनी वेटर की नौकरी भी बचानी है। यह सुनकर वह हंस पड़ी और बोली, मैं क्यों तुमसे कोई गैर कानूनी काम करवाऊंगी? मैं भी एक शरीफ परिवार से हूं। अगर कुछ गलत होगा तो सबसे पहले मैं ही फंसूंगी। तुम निश्चिंत रहो। उसकी बातों से मुझे थोड़ा भरोसा हुआ, लेकिन 25,000 रुपया जैसी बड़ी रकम के बदले कौन सा काम करवाया जाएगा, यह सोचकर मैं उलझन में था। जब वह बार बार कहने लगी, सोचने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? बताओ, कब से काम शुरू करोगे? तो मैंने फैसला किया कि किस्मत का दरवाजा बार बार नहीं खुलता। मैंने अपनी खिलौनों की टोकरी उसकी गाड़ी की डिग्गी में रख दी और उसके साथ चल दिया। गाड़ी में बैठकर मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी रकम का काम कैसा होगा। गाड़ी रफ्तार से चल रही थी और कुछ ही देर में एक आलीशान बंगले के सामने रुक गई। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। वह लड़की मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बंगला देखकर मैं दंग रह गया, लेकिन मुझे एक बात खटक रही थी। उसने अब तक अपना नकाब नहीं हटाया था। अंदर जाते ही उसने नौकरानी को बुलाकर कहा, साहब को उनका कमरा दिखा दो। मैंने घबराते हुए पूछा, आप मुझे मेरा काम तो बता दीजिए, मुझे क्या करना है? वह मुस्कुराई और बोली, इतनी जल्दी क्या है? पहले आराम करो, खाना खाओ, बातें बाद में होंगी। तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ काम करना है। नौकर ने मुझे मेरा कमरा दिखाया।
वह इतना बड़ा और खूबसूरत था कि मैं हैरान रह गया। अब तक मैं एक छोटे से कमरे में किराए पर रह रहा था। कमरे में जाकर मैंने सोचा कि कहीं यह सब सपना तो नहीं। फिर मैं फ्रेश हुआ। थोड़ी देर बाद नौकर ने बताया कि खाना तैयार है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर मैंने देखा कि वह लड़की अब भी नकाब में थी। मैंने पूछ लिया, क्या आप अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी? उसने कहा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अभी बस इतना याद रखो कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और सो गया। अगले दिन उसने मुझे बुलवाया और कहा, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना है। यह सुनकर मैं चौंक गया। भला मैं यहां काम करने आया था, लेकिन यह पार्टी में ले जाने की बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद तैयार होकर मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी एक बड़े शादी हॉल के सामने रुकी। अंदर पहुंचकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और स्टेज पर ले गई। फिर सबके सामने उसने कहा, यह मेरे पति हैं। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। गुस्से और हैरानी से मेरी बोलती बंद हो गई। आगे की कहानी में तनाव बढ़ता है और लड़के की उलझनें गहरी होती हैं। वह यह समझने की कोशिश करता है कि लड़की उससे क्या चाहती है और उसकी जिंदगी इस नए मोड़ पर कहाँ जा रही है। शादी में लगभग सभी लोग उसे प्रज्ञा कहकर बुला रहे थे। हर कोई आकर उसे बधाई दे रहा था और मुझे भी बधाई दे रहा था। सबने कहा, प्रज्ञा, तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा इंसान लगता है। हम वहां करीब 2 घंटे रुके और फिर वापस घर लौट आए। घर पहुंचते ही मैंने उससे पूछा, तुमने सबके सामने क्यों कहा कि मैं तुम्हारा पति हूं? यह झूठ क्यों बोला? वह शांत स्वर में बोली, यही तो तुम्हारा काम है और इसके लिए ही मैं तुम्हें पैसे दे रही हूं। मैंने कहा, लेकिन झूठ बोलना तो गलत है, यह पाप है। वह मुस्कुराई और बोली, झूठ मैंने बोला है, तुमने नहीं। पाप की सजा मुझे मिलेगी, तुम्हें नहीं। तुमने तो कुछ कहा भी नहीं। तुम्हें बस मेरे साथ खड़ा रहना है और अगर कोई पूछे कि मैं तुम्हारी कौन हूं, तो यही कहना है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गया। वह मुझसे झूठ बुलवाने पर क्यों तुली थी, ये समझ नहीं आ रहा था। अब मेरा एकमात्र मकसद यही था कि किसी तरह उसका चेहरा देखूं, लेकिन वह तो घर में भी अपना चेहरा ढंग के रहती थी। मैंने कई बार उसके कमरे में जाकर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। 1 महीने बाद उसने वादे के मुताबिक मुझे 25,000 रुपया दिए। मैंने तुरंत वह पैसे अपनी मां के इलाज के लिए घर भेज दिए। इस दौरान मैंने महसूस किया कि उस बड़े से बंगले में वह अकेली रहती थी। उसके सिवा वहां सिर्फ नौकर चाकर थे। फिर एक दिन मैंने देखा कि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति को व्हील चेयर पर बैठाकर ला रही थी। मैं हैरान था कि ये कौन है। प्रज्ञा ने मुझे बुलाया और कहा, दादाजी, ये मेरे पति हैं। दादाजी यह सुनकर बेहद खुश हुए और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। बाद में प्रज्ञा ने मुझे बताया कि वह बुजुर्ग उसके दादाजी हैं और उन्हें कैंसर है। प्रज्ञा ने कहा, मेरे दादाजी ने मुझे बचपन से पाला है। अब डॉक्टर ने कह दिया है कि उनके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूं वह मुझसे प्यार नहीं करता। फिर भी मैं उसी का इंतजार करूंगी। मैंने पूछा, तो तुम मुझसे यह नाटक क्यों करवा रही हो? वह बोली, मैं अपने दादाजी के आखिरी दिनों को खुशहाल बनाना चाहती हूं। तुम्हें बस यह दिखाना है कि हम पति पत्नी हैं, ताकि वे सुकून से दुनिया से जा सकें। यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्रज्ञा ने यह भी बताया कि हम जिस शादी में गए थे वह उसके चचेरे भाई की शादी थी। वह अपनी बुआ को भी यकीन दिलाना चाहती थी कि उसकी शादी हो चुकी है। अगर बुआ को शक होता तो वे दादाजी को सब सच बता देती और उनका दिल टूट जाता। इसलिए मुझे तुमसे यह नाटक करवाना पड़ा। प्रज्ञा का यह सुनकर मेरे मन में उसके लिए इज्जत बढ़ गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन कब तक तुम उस लड़के का इंतजार करोगी? वह बोली, जब तक उसे मेरे प्यार का एहसास नहीं होता मैं इंतजार करूंगी। मुझे प्रज्ञा के साथ रहते हुए 3 महीने हो गए थे। इन दिनों में मैंने अपने घर पैसे भेजे और मां के ऑपरेशन का इंतजाम भी कर दिया। मेरी बहन ने फोन कर बताया कि 2 दिन बाद मां का ऑपरेशन है और मुझे घर जाना होगा। जब मैंने यह बात प्रज्ञा से कही तो वह बोली,
तुम नहीं जा सकते, अगर तुम गए तो दादाजी को शक हो जाएगा। मैंने कहा, तुम दादाजी को कोई बहाना बना दो कि मैं काम से बाहर गया हूं। लेकिन प्रज्ञा ने साफ मना कर दिया और कहा, यह संभव नहीं है, तुम्हें यहीं रहना होगा। अब मैं बेहद उलझन में था। मेरे सामने एक तरफ मेरी माँ का ऑपरेशन था और दूसरी तरफ प्रज्ञा के दादाजी की ख्वाहिश। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दादाजी की तबीयत इन दिनों बहुत खराब थी। प्रज्ञा ने कहा, कभी भी कुछ भी हो सकता है और मेरा साथ देने वाला यहां कोई नहीं, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसकी जबरदस्ती पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम मुझ पर इतना दबाव नहीं डाल सकती। मैं तुम्हारा काम करता हूं और बदले में तुम मुझे पैसे देती हो। मेरी माँ का ऑपरेशन होना है। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे दादाजी प्यारे हैं, वैसे ही मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यारी है। प्रज्ञा ने बहुत कोशिश की मुझे रोकने की, लेकिन मैं नहीं रुका। उसने पहले ही मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दे दिए थे। मैंने कहा, अब यहाँ की बात तुम संभाल लो, मुझे अपने घर जाना है। ये केवल 2 दिन की बात है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? प्रज्ञा रोने लगी। उसने कहा, प्लीज रुक जाओ, मत जाओ। अपनी बहनों से कह दो कि वो तुम्हारी माँ की देखभाल करें। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हारे घर भेज दूंगी, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। मैंने प्रज्ञा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए चला गया। मेरी माँ का ऑपरेशन सफल रहा। प्रज्ञा के दिए हुए पैसों से मुझे बहुत मदद मिली। 2 दिन बाद मैंने सोचा कि अब मुझे वापस प्रज्ञा के घर जाना चाहिए। जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग रो रहे थे, चारों ओर कोहराम मचा था। मैं जैसे ही अंदर गया, देखा कि प्रज्ञा के दादाजी का निधन हो गया है। दादाजी के पास ही सफेद कपड़ों में एक लड़की बैठी रो रही थी। उसकी आवाज मुझे जानी पहचानी लगी। मैंने गौर किया तो देखा कि वो लड़की मेरी पुरानी क्लासमेट थी। कुछ साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, ये लड़की मेरी क्लास में थी। एक बार उसने मुझसे मदद मांगी थी जब कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया था कि अपने काम से काम रखना चाहिए। उस समय मैंने उसकी मदद नहीं की और उस दिन के बाद वो लड़की मुझे कभी कॉलेज में नहीं दिखी। आज उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आवाज़ ये प्रज्ञा जैसी थी। मैंने उससे मिलने का फैसला किया। मैं उसके कमरे में गया। वो अभी भी रो रही थी और अपना चेहरा ढक रही थी। मैंने कहा, प्रज्ञा, मुझे सब समझ आ गया है, तुम मुझसे अपना चेहरा मत छुपाओ, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। प्रज्ञा बोली, तुम्हारी ड्यूटी अब खत्म हो गई है। दादाजी को दिखाने के लिए ये सारा नाटक किया था। तुम्हारे जाने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा वक्त दिन नहीं बचा है। सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रज्ञा ने फिर बताया, तुम्हें पता है, मैं तुमसे प्यार करती थी। वही लड़का जिससे मैं शादी करना चाहती थी, वो तुम ही थे। पर मेरे साथ जो हादसा हुआ, उसने सब बदल दिया। उसने अपने चेहरे से पर्दा हटाया। उसकी गर्दन पर एसिड अटैक का निशान था। उसने कहा, कॉलेज के उन लड़कों ने मुझ पर एसिड फेंक दिया था। मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे लगा कि कोई मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा, लेकिन जब मैंने तुम्हें यहां देखा तो मुझे एक उम्मीद जागी। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और तुम्हें इसमें शामिल किया। प्रज्ञा की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे जले हुए चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रज्ञा ने हां कह दिया। उसे डर था कि मेरी माँ और बहनें इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगी, लेकिन जब मैंने अपनी माँ और बहनों को सब कुछ बताया तो वो तुरंत मान गए। प्रज्ञा और मैंने शादी कर ली। उसने मेरी दोनों बहनों की शादी करवाई और हम सब एक साथ उसके घर रहने लगे। प्रज्ञा ने अपनी सारी दौलत से मुझे कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया। आज हम अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।